नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे, जिसमें हर खबर है जरूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। मौद्रिक नीति समिति एमपीसी ने तरलता बढ़ाने के लिए विविध कदम उठाए। भारत में 2011-12 से 2022-23 के बीच 269 मिलियन लोग चरम गरीबी से बाहर आए हैं। आरबीआई गवर्नर के अनुसार 2023-24 से 2024-25 के बीच भारत में सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई में 14% की वृद्धि दर्ज की गई। भारत में तेजी से बढ़ता क्विक कॉमर्स उपभोक्ता व्यवहार और बाजार की गतिशीलता में महत्वपूर्ण बदलाव ला रहा है। चौथी भारत मध्य एशिया वार्ता नई दिल्ली में संपन्न हुई। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। मौद्रिक नीति समिति एमपीसी ने तरलता बढ़ाने के लिए विविध कदम उठाए। समिति ने बैंकिंग प्रणाली में तरलता बढ़ाने के लिए नकद आरक्षित अनुपात यानी सीआरआर में 100 बेसिस पॉइंट्स और रेपो दर में 50 बेसिस पॉइंट्स की कटौती करने का निर्णय लिया। आइए पहले तरलता प्रबंधन के लिए प्रमुख नीतिगत उपकरण जान लेते हैं। इसमें पहला है नकद आरक्षित अनुपात सीआरआर। यह किसी बैंक की कुल जमा राशि का वह अनुपात है जिसे उसे नकदी के रूप में आरबीआई के पास जमा करना होता है। बैंक सीआरआर धन को कॉर्पोरेट या व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को उधार नहीं दे सकते तथा ना ही उसे निवेश के उद्देश्यों से इस्तेमाल कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि आरबीआई इस धन पर बैंकों को कोई ब्याज नहीं देता है। अगला है रेपो दर यानी पुनर्खरीद दर। यह वह ब्याज दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को धन की कमी होने पर अल्पकालिक समय के लिए उधार देता है। यह आमतौर पर सरकारी प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर दिया जाता है। तीसरा है तरलता समायोजन सुविधा यानी एलएएफ। इसका तात्पर्य आरबीआई के उन कार्यों से है जिसके माध्यम से वह बैंकिंग प्रणाली में या बैंकिंग प्रणाली से तरलता को बढ़ाता है या तरलता को कम करता है। इसमें ओवरनाइट के साथ साथ टर्म रेपो या रिवर्स रेपो के साथ साथ निश्चित और पर्वतनीय दरें एसडीएफ एवं एमएसएफ भी शामिल है। फिर है सांविधिक तरलता अनुपात यानी एसएलआर। यह जमा राशि का वह न्यूनतम प्रतिशत है जिसे वाणिज्यिक बैंक को तरल नकदी, सोना या अन्य प्रतिभूतियों के रूप में अपने पास रखना होता है। इसे आरबीआई के पास जमा नहीं करना होता है बल्कि बैंक इसे अपने पास ही रखते हैं। एसएलआर का निर्धारण आरबीआई द्वारा ही तय किया जाता है। अब अन्य नीतिगत उपकरण देखें तो बैंक दर, स्थायी जमा सुविधा दर यानी एसडीएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट यानी एमएसएफ, ओपन मार्केट ऑपरेशंस यानी ओएमओज आदि शामिल हैं। चलिए खबर के आखिर में मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी के बारे में भी समझते हैं। इसके लिए संशोधित आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45ZB के तहत कानूनी प्रावधान किए गए हैं। धारा 45ZB को 2016 में संशोधित किया गया था। वहीं इसकी संरचना की बात करें तो यह आरबीआई गवर्नर की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय समिति है, जिसमें आरबीआई से 3 सदस्य होते हैं और 3 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इसके अलावा एमपीसी को वर्ष में कम से कम 4 बार बैठक करना आवश्यक है। एमपीसी की बैठक के लिए कोरम 4 सदस्यों का होता है। भारत में 2011-12 से 2022-23 के बीच 269 मिलियन लोग चरम गरीबी से बाहर आए हैं। विश्व बैंक की नई गरीबी रेखा के आधार पर भारत में चरम गरीबी में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। भारत में चरम गरीबी अनुपात 2011 के 27.1% से घटकर 2022 में 5.3% रह गया है। विश्व बैंक ने 2021 की क्रय शक्ति समता यानी पीपीपी के आधार पर $3 दैनिक उपभोग स्तर को नई गरीबी रेखा माना है। चलिए सबसे पहले वैश्विक गरीबी रेखाएं जान लेते हैं। गरीबी रेखा वह आर्थिक सीमा होती है जिसके नीचे व्यक्ति अपनी न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी नहीं कर सकता है। विश्व बैंक ने $3 दैनिक उपभोग को नई गरीबी रेखा तय की है। इससे पहले 2017 की पीपीपी के आधार पर $2.15 दैनिक को गरीबी रेखा माना गया था। आपको बता दें कि निम्न मध्यम आय वाले देशों के लिए गरीबी रेखा $4.2 दैनिक तथा उच्च मध्यम आय वाले देशों के लिए गरीबी रेखा $8.3 दैनिक है। इसी के साथ ग्रामीण शहरी गरीबी में अंतर देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी 2011-12 की 18.4% से घटकर 2022-23 में 2.8% रह गई। वहीं शहरी क्षेत्रों में गरीबी 10.7% से घटकर 1.1% रह गई। बात करें बहुआयामी निर्धनता सूचकांक यानी एमपीआई की, तो एमपीआई 2005-06 में 53.8% था, जो 2019 से 2021 में घटकर 16.4% और 2022-23 में 15.5% हो गया। आपको बता दें कि यह 6 संकेतकों पर आधारित है। इन संकेतकों में उपभोग या आय, शिक्षा स्तर, स्कूलों में नामांकन,
पेयजल की उपलब्धता, सैनिटेशन और बिजली शामिल है। अगली खबर पर बढ़ने से पहले आइए भारत में चरम गरीबी में कमी का कारण बनी प्रमुख योजनाएं भी देख लेते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना यानी PMAY की बात करें तो इसका उद्देश्य सभी बेघर परिवारों को पक्के मकान और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। दूसरी है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना यानी PMUY। इसका उद्देश्य ग्रामीण और वंचित परिवारों को स्वच्छ रसोई ईंधन यानी LPG उपलब्ध कराना है। तथा प्रधानमंत्री जन धन योजना यानी PMJDY को देखें तो इसका उद्देश्य सभी नागरिकों को बैंकिंग और वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराना है। और आखिर में है आयुष्मान भारत योजना। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान की जाती है। इससे परिवारों को गंभीर बीमारी की स्थिति में इलाज का आर्थिक बोझ उठाने से राहत मिलती है और इससे उन्हें बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं भी प्राप्त हुई हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर। आरबीआई गवर्नर के अनुसार 2023-24 से 2024-25 के बीच भारत में सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI में 14% की वृद्धि दर्ज की गई। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के अनुसार 2024 से 2025 में सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में लगभग 14% की वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि 2024-25 में भारत में केवल 0.4 बिलियन डॉलर का निव्वल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ, जो पिछले वित्त वर्ष से काफी कम है। भारत से पूंजी अन्य देशों में जाने के कारण विशुद्ध विदेशी निवेश में कमी दर्ज की गई। आरबीआई के अनुसार इस ट्रेंड से संकेत मिलता है कि भारत का बाजार परिपक्व हो रहा है, जहां विदेशी निवेशक सरलता से निवेश कर सकते हैं और उतनी ही सरलता से पूंजी निकास कर सकते हैं। 2024-25 में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश यानी FPI घटकर 1.7 बिलियन डॉलर रह गया था, क्योंकि निवेशकों ने इक्विटी में मुनाफा वसूली की थी। आइए भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI क्या है ये जान लेते हैं। इसकी परिभाषा को देखें तो भारत के बाहर के निवासियों द्वारा भारत के कई क्षेत्रों में किया गया निवेश FDI माना जाता है, जैसे किसी असूचीबद्ध भारतीय कंपनी में इक्विटी के माध्यम से निवेश या किसी सूचीबद्ध भारतीय कंपनी के शेयरों के जारी होने के बाद फुल्ली डाइल्यूटेड आधार पर पेड अप कैपिटल के 10% या उससे अधिक का निवेश। फुल्ली डाइल्यूटेड शेयर किसी कंपनी के कुल सामान्य शेयरों की संख्या को दर्शाते हैं। इनमें शामिल होते हैं वर्तमान में शेयर धारकों के पास मौजूदा आउटस्टैंडिंग शेयर्स और वे संभावित शेयर्स जिन्हें प्रेफरेंस शेयर्स, स्टॉक ऑप्शंस आदि के रूपांतरण से प्राप्त किया जा सकता है। इसमें निवेशक अपने साथ तकनीक, ज्ञान और कौशल लाते हैं तथा व्यवसाय में आंशिक या पूर्ण स्वामित्व भी प्राप्त करते हैं। आइए अब आपको ये बताते हैं कि सकल और निव्वल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI से आशय क्या है। पहला है सकल FDI, विदेशी संस्थाओं द्वारा भारत की उत्पादक परिसंपत्तियों में सीधे किया गया कुल निवेश। इसमें निव्वल FDI को देखें तो यह भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और भारत से बाहर जाने वाले निवेश का अंतर है। भारत से बाहर जाने वाले निवेश में विदेशी कंपनियों द्वारा भारत से अपनी पूंजी निकासी और भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशों में पूंजी निवेश का योग है। आइए अब भारत में FDI वृद्धि के प्रमुख कारण भी जान लेते हैं। इसमें निवेश अनुकूल नीतिगत सुधार को देखें तो अधिकतर क्षेत्रों में स्वचालित मार्ग से 100% FDI की अनुमति दी गई है। साथ ही GST और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति जैसे सुधार भी लागू किए गए हैं। वहीं अगला है अलग अलग क्षेत्रों के लिए विशेष उपाय। सेवा क्षेत्र को जैसे वित्त, IT, अनुसंधान एवं परामर्श आदि को निवेश के लिए आकर्षक बनाया गया है। इसके अलावा भारत में विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना यानी PLI लागू की गई है। फिर है राज्य स्तरीय सुधार, राज्यों में अवसंरचना में सुधार, निवेशक आउटरीच, औद्योगिक नीति सुधार आदि के माध्यम से निवेश अनुकूल माहौल बनाया गया है। चलिए अब ये जानते हैं कि 2024-25 में भारत में FDI का प्रमुख ट्रेंड क्या रहा। इसमें पहला है भारत में FDI 2024-25 में 81 बिलियन डॉलर का निवेश हुआ। अगला है भारत में सबसे अधिक FDI करने वाले देश, सिंगापुर, इसके बाद मॉरिशस, संयुक्त राज्य अमेरिका, नीदरलैंड्स आदि। सबसे अधिक FDI प्राप्त करने वाले राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, दिल्ली और तमिलनाडु है। भारत में तेजी से बढ़ता क्विक कॉमर्स उपभोक्ता व्यवहार और बाजार की गतिशीलता में महत्वपूर्ण बदलाव ला रहा है। कंसल्टेंसी फर्म कियर्नी की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में क्यू कॉमर्स किराना बाजार के 2024 से 2027 के बीच 3 गुना बढ़कर लगभग 1.7 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है।
चलिए सबसे पहले क्विक कॉमर्स यानी क्यू कॉमर्स या ऑन डिमांड डिलीवरी के बारे में जान लेते हैं। यह एक अनूठा व्यवसाय मॉडल है जो ऑर्डर करने के 10 से 30 मिनट के भीतर सामान या सेवाएं डिलीवर करता है। उदाहरण के लिए स्विगी का इंस्टामार्ट, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो आदि। आपको बता दें कि इसमें विक्रेता बाहरी इलाकों में स्थित पारंपरिक गोदामों का उपयोग नहीं करते, बल्कि डिलीवरी बिंदु के पास ही अवस्थित लघु गोदामों का उपयोग करते हैं। बात करें ऑफलाइन चैनलों की तुलना में क्यू कॉमर्स के लाभ की, तो इसमें सबसे पहले है सुविधा, अर्थात बहुत कम समय में तेज डिलीवरी व कम प्रतीक्षा समय। दूसरा वर्गीकरण, अर्थात उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला का मौजूद होना। और तीसरा है आपूर्ति श्रृंखला, जिससे अनुकूलित लॉजिस्टिक्स और प्रौद्योगिकी के कारण अपव्यय में कमी और लाभ में वृद्धि होती है। इसी के साथ क्यू कॉमर्स की प्रमुख परिवर्तनकारी भूमिका भी समझ लेते हैं। उपभोक्ताओं का व्यवहार बेहतर सुविधा और तत्काल संतुष्टि से प्रेरित होता है। बात करें वृद्धिशील बिक्री की, तो क्यू कॉमर्स के माध्यम से होने वाली सभी बिक्री का 6 से 8% विशुद्ध रूप से वृद्धिशील है। यह स्नैकिंग, त्योहार के समय खरीदारी, उपहार देने आदि से संचालित होता है। आपको बता दें कि फलों, सब्जियों और डेयरी क्षेत्रकों में इसे अपनाने की दर कम है, क्योंकि यहाँ खरीदने की क्षमता एवं ताजगी को अधिक प्राथमिकता दी जाती है तथा प्रीमियम को ज्यादा महत्व दिया जाता है, जिससे उच्च स्तरीय ब्रांड्स तक पहुंच आसान हो जाती है तथा कुछ प्रीमियम उत्पाद सबसे पहले इन प्लेटफॉर्म्स पर ही लॉन्च किए जाते हैं। वहीं बात करें रोजगार गतिशीलता को नया आकार देने की, तो इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष रोजगार नोड्स यानी लास्ट माइल लॉजिस्टिक्स प्रमुख चालक है और अप्रत्यक्ष रोजगार नोड्स यानी अतिरिक्त आईटी नौकरियों आदि का विकास हो रहा है तथा यह प्रति करोड़ रुपए मासिक सकल व्यापारिक मूल्य यानी GMV पर 62 से 64 लोगों को रोजगार देता है, जो ई कॉमर्स के 25 से 29 लोगों से अधिक है। फिर है रोजगार में संरचनात्मक बदलाव, जिसके अंतर्गत कुछ कारणों की वजह से प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स व्यवस्था को अपनाया जा रहा है, जिससे लचीलापन बढ़ता जा रहा है, जैसे अंशकालिक या पूर्णकालिक कार्य। इसके अलावा हाइपरलोकल रोजगार वितरण से क्यू कॉमर्स स्टोर पूरे क्षेत्र में वितरित हो रहे हैं और ये केंद्रीकृत नहीं होते तथा मल्टी प्लेटफॉर्म गिग वर्क में भाग लेने का अवसर मिलता है। तो अब निष्कर्ष यह निकलता है कि क्यू कॉमर्स में वृद्धि के कारण व्यवसायों ने अपनी निवेश रणनीतियों को इस ओर स्थानांतरित कर दिया है। फिर भी इसे अन्य खुदरा चैनलों के साथ सह अस्तित्व में रहते हुए उपभोक्ता वरीयताओं और बाजार की गतिशीलता के साथ लगातार अनुकूलन करना होगा। चलिए बढ़ते हैं आज की अंतिम मुख्य खबर की ओर। चौथी भारत मध्य एशिया वार्ता नई दिल्ली में संपन्न हुई। इस वार्ता में कजाकिस्तान गणराज्य, किर्गिज गणराज्य, ताजिकिस्तान गणराज्य, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान गणराज्य के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया। आइए अब चौथी वार्ता के संयुक्त वक्तव्य के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डाल लेते हैं। मध्य एशियाई देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा की और दुर्लभ भू खनिजों एवं महत्वपूर्ण खनिजों की संयुक्त खोज में रुचि दिखाई। मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प के अनुसार 2025 को अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्वास वर्ष के रूप में मनाने के निर्णय का स्वागत किया। मंत्रियों ने ताजिकिस्तान में हिमनद संरक्षण पर आयोजित पहले उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की सराहना की। यह सम्मेलन 2025 को अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष के रूप में मनाने का हिस्सा था। चलिए अब भारत मध्य एशिया संबंध पर भी एक नजर डाल लेते हैं। इसमें पहला है प्राचीन संबंध। मध्य एशिया के साथ भारत के संबंध हजारों साल यानी लगभग 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व पुराने हैं। ये दोनों क्षेत्र रेशम मार्ग के जरिए आपस में जुड़े हुए थे। वर्तमान समय में मध्य एशियाई गणराज्य भारत की विस्तारित पड़ोसी नीति का हिस्सा है। फिर है कनेक्टिविटी और अवसंरचना विकास। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा यानी INSTC, चाबहार बंदरगाह जैसी पहलों के माध्यम से इस क्षेत्र से संपर्क बढ़ाया है। तीसरा है ऊर्जा सुरक्षा। उदाहरण के लिए TAPI यानी तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत पाइपलाइन परियोजना। यह तुर्कमेनिस्तान के गैल्किनिश क्षेत्र से भारत तक प्राकृतिक गैस लाने के लिए डिजाइन की गई है। भारत अपने परमाणु संयंत्रों के लिए 2009 से कजाकिस्तान से येलो केक यानी यूरेनियम ऑक्साइड का आयात कर रहा है। अगला है व्यापार और आर्थिक सहयोग। उदाहरण के लिए भारत और किर्गिस्तान के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि, भारत मध्य एशिया व्यापार परिषद की स्थापना आदि। फिर है सुरक्षा और रक्षा। यह सहयोग वार्षिक सैन्य अभ्यासों जैसे भारत और किर्गिस्तान के बीच खंजर, भारत और कजाकिस्तान के बीच
काजिंद आदि के माध्यम से किया जा रहा है। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। सरकार जल्द ही पुडुचेरी विधानसभा के लिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन यानी NEVA शुरू करेगी। आपको बता दें कि नागालैंड पहला राज्य था जिसने NEVA को सफलतापूर्वक लागू किया। इसका कार्यान्वयन मंत्रालय संसदीय कार्य मंत्रालय है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने वक्फ संपत्तियों के रियल टाइम अपलोडिंग, सत्यापन और निगरानी के लिए उम्मीद केंद्रीय पोर्टल लॉन्च किया। वक्फ का आशय ऐसी किसी भी चल या अचल संपत्ति से है जिसका उपयोग मुस्लिम कानून के अनुसार धार्मिक, परोपकारी या नेक कार्यों के लिए किया जाता है। हाल ही में ब्रासीलिया यानी ब्राजील में 11वां ब्रिक्स संसदीय फोरम आयोजित किया गया। साथ ही भारत को अगले 12वें ब्रिक्स संसदीय फोरम की मेजबानी का जिम्मा सौंपा गया है। कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को आगामी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। यह सम्मेलन कनाडा के कनानस्कीस में आयोजित होगा। आपको बता दें कि G7 की स्थापना 1975 के तेल संकट को देखते हुए इससे निपटने के लिए की गई थी। प्रधानमंत्री ने चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने अंजी नदी पर भारत के पहले केबल स्टैंड रेल पुल अंजी ब्रिज का उद्घाटन भी किया। अंजी चिनाब की एक सहायक नदी है। यूनेस्को और MEITY ने भारत में AI रेडिनेस असेसमेंट मेथोडोलॉजी यानी RAM पर 5वीं हितधारक परामर्श बैठक आयोजित की। AI RAM एक व्यापक फ्रेमवर्क है जिसे यूनेस्को और इंडिया AI मिशन ने विकसित किया है। इसका उद्देश्य देश के AI इकोसिस्टम की तत्परता का आकलन करना है। केरल राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला ने घातक अमीबा की पहचान के लिए आणविक मॉलिक्यूलर परीक्षण विकसित किए हैं। अमीबा एकल कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव है। यह प्रोटोजोआ नामक जीवों के समूह से संबंधित है। हाल ही में एक रिपोर्ट ने 2030 तक वैश्विक महासागरों के 30% की सुरक्षा के 30x30 लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सालाना $15.8 बिलियन निवेश करने की आवश्यकता का उल्लेख किया है। यह निवेश राशि वार्षिक वैश्विक रक्षा बजट के लगभग 0.5% के बराबर है। तमिलनाडु के मैलूर में उत्तर पांड्यकाल के 800 साल प्राचीन शिव मंदिर और 2 शिलालेख मिले हैं। 1217 से 1218 ईस्वी के ये शिलालेख मारवर्मन सुंदर पांड्य प्रथम के शासनकाल के हैं। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।